हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो GS3 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, कैसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इन क्वेश्चंस का। तो इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे। तो इको में मोस्टली जो सवाल का पैटर्न पहले भी रहा है कि 4 सवाल आपके 10 नंबर के हैं, 4 सवाल 15 नंबर के हैं, वैसे ही पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। टोटल 100 मार्क्स के राउंड आपका ये पूरा इकोनॉमी का सेक्शन यहाँ पर है, जिसमें मैं एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो बेसिकली अगर हम टॉप जो स्टार्टिंग के आपके 4 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल है बेस्ड ऑन कि किस प्रकार का ट्रेंड और पैटर्न रहा है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, और उसको लिंक करने को कहा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ। बट मुद्दे की बात यहां पर क्या है, क्यों ये क्वेश्चन चैलेंजिंग बन सकता है, क्योंकि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड से आपको यहां पर ट्रेंड्स को हाईलाइट करने के लिए कहा गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा सवाल। सेकंड, अगर हम देखें फूड इन्फ्लेशन के बारे में, टाइम एंड अगेन करंट अफेयर्स की क्लास में भी ये चीज डिस्कस हुई है, तो इसको हम इजिली यहां पर रिजॉल्व कर सकते थे। लैंड रिफॉर्म्स एक रिपीटेटिव थीम है। 2021 में भी इसी तरीके का सवाल पूछा गया था कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में या कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आपकी लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन रही है, राइट। तो उसका क्या बेनिफिट मिला, सवाल 2021 में वैसा था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। फिर यहाँ पर मिलेट्स के ऊपर सवाल, जो कि बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड सवाल है ना। कोई नहीं कहेगा कि भाई आपको इस चीज के लिए कुछ अलग से कराया गया। बेसिक सवाल पूछा गया है बेस्ड ऑन कि मिलेट्स की क्या रोल है फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एज वेल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। 15 मार्कर में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पहला सवाल है 15 मार्कर में, विच इज द लेबर कोड्स वाला सवाल, कि आपके जो 4 लेबर कोड्स हैं, क्या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना इन कंटेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या प्रोग्रेस हुई है इस केस में। तो अब अगेन ये भी थोड़ा सा मैं मानूंगा कि चैलेंजिंग सवाल वहां पर रहा होगा, इस तरीके से अपने पॉइंट्स को वहां पर पेन डाउन करना। फिर बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है उड़ान स्कीम के बारे में, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या क्रूशियल रोल है एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करना, क्या उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो उस तरीके का सवाल है। फिर अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर इरिगेशन के ऊपर सवाल पूछ लिया गया। बेसिक सवाल, क्या चैलेंजेस हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं और किस प्रकार के सरकार द्वारा भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एंड लास्ट जो आपका 15 मार्कर यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वो था बफर स्टॉक्स के ऊपर, कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है बफर स्टॉक्स की, ताकि आपके एग्रीकल्चर प्राइसेस स्टेबलाइज रखे जा सके और कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर विटनेस किए जा रहे हैं। तो मोर और लेस हम इजिली कह सकते हैं कि काफी हद तक जो आपका पेपर था डुएबल था। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इस साल जो GS3 हमेशा से रहता है ना कि यार कम स्कोरिंग रहता, तो शायद इस साल थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग देखने को मिले। आइए हर एक क्वेश्चन को एक बार क्विकली यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल जो था बेस्ड ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज की किस प्रकार का पैटर्न और ट्रेंड देखने को मिला है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इंडिया में, एंड टू व्हाट एक्सटेंट ये इट हैज बीन इन द कॉन्सोनेंस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या उसका इंपैक्ट भी पड़ा है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। ये बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपसे पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन की डिमांड यहां पर रखी गई है। अब क्वेश्चन की डिमांड चलो क्लियर हो गई, बट इतना सारा कंटेंट रिटेन करके वहां पर पेन डाउन करना वो एक डेफिनेटली बड़ा चैलेंज यहां पर देखने को रहा होगा, राइट। क्योंकि हम यहां पर क्वेश्चन को असेस कर रहे हैं, फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं एग्जाम हॉल के बाहर बैठे हुए, तो हमारे लिए शायद रिलेटिवली ईजी हो सकता है। बट जो एस्पिरेंट एग्जाम हॉल में बैठ के भैया इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज तो वहां पर रहा ही होगा, राइट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की शुरुआत आप कर सकते थे किस प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंक्लूसिव ग्रोथ के बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है, कि सरकार यहां पर यूटिलाइज करती है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, ताकि उस प्रकार से उन रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज किया जा सके, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक उसको पहुंचाया जा सके, ताकि सभी सेक्शंस की यहां पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इस प्रकार के रिलेशन आप यहां पर एस्टैब्लिश कर सकते थे। मैं नहीं कहूंगा कि आप जाके इंक्लूसिव ग्रोथ को वहां पर डिफाइन कीजिए, 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपको अपने वर्ड्स को बहुत जुडिशियली यहां पर यूज करना है, राइट। फिर आती बात किस प्रकार के ट्रेंड्स और पैटर्न देखने को मिले हैं। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, इसको 2 तरीके से डील किया जा सकता है। या तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा बताइए कि भैया 10-10 साल का गैप ले लीजिए कि 1991 से लेकर 2000 तक कितना है, 2000 से लेकर 2010 तक, लेटर ऑन 2019 तक कितना है, फिर पेंडेमिक के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा, या तो उस तरीके से आप इस चीज को डील कर सकते हैं। या फिर आप 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स उठा लीजिए कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन तीनों पैरामीटर्स पर सरकार द्वारा किस प्रकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर किया गया है और क्या उसका बेनिफिट यहां पर देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इंपैक्ट पड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इन फेवर की डेफिनेटली विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। कहीं ना कहीं हमने ये चीज नोटिस की है कि उसकी वजह से पॉवर्टी लेवल्स रिड्यूस हुए हैं, जिसमें आप
जो हमारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो उसकी रिपोर्ट है नीति आयोग द्वारा रिसेंटली निकाली गई है, उसके माध्यम से पता लगा कि पॉवर्टी लेवल्स रिड्यूस हुए हैं, हेल्थ केयर का एक्सेस यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मनरेगा जैसी स्कीम्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर हुई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिले हैं, लोगों के पास सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे पॉइंट्स आप डेफिनेटली यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम आपके चैलेंजेस अभी भी प्रेजेंट हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है विद दिस काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम उसे पूरा कर पाए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि जो ट्रेंड्स और पैटर्न वाला पोर्शन अभी मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया, एक टेबल हम यहां पर देखेंगे, उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगी, राइट। तो अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहां पर प्रेजेंट है जिनको डील करने की बहुत आवश्यकता है, कि रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही हैं, जेंडर डिस्पैरिटी है, कि अभी भी महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम देखने को मिलता है। हालांकि इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज भी वो ऐसा नहीं है कि यहां पर महिलाओं को ज्यादा उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, नहीं, इट इज बिकॉज कि रूरल एरियाज में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज जो मेल्स वहां पर एसोसिएटेड थे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स अर्बन सिटीज, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज यहां पर देख सके, एंड फीमेल वहां पर उनका रोल एक तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हमें इंक्रीज हुआ है, बट और साथ के साथ अभी भी परसिस्टेंट पॉवर्टी देखने को मिलती है, राइट। तो अब अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज सर्टेन फैक्ट्स, ताकि आप अपने पॉइंट्स को वहां पर जस्टिफाई कर सकें, और लास्ट में कंक्लूजन में आप इस तरीके के पॉइंट्स डाल सकते हैं कि जी हाँ, खर्चा बढ़ा है, बट अभी भी बहुत सारी आवश्यकता है, कि अभी भी जो हमारी हेल्थ स्पेंडिंग है, अगर हम ब्रिक्स देशों के बारे में ही बात करें, जो कि हमारे लिए बहुत क्रूशियल एक इंटीग्रेशन है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो आपके 4 नेशंस हैं, उनके केस में अगर हम बात करें तो भैया हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो हमारी स्पेंडिंग है, राइट, तो ब्रिक्स कंट्रीज की भी हमसे काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस केस में ना 2023 का रिसर्च पेपर है, जिसने 2000 ऑनवर्ड्स किस प्रकार से यहाँ पर सोशल सर्विसेज के ऊपर सरकार का खर्चा किया गया है उसको ट्रैक किया, और उसमें काफी अच्छे डेटा पॉइंट्स भी वहां पर दिए गए हैं। आप इजीली सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, आपको इजीली वो रिसर्च गेट का एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा, जहां से आपको अच्छे फैक्ट्स वहां पर निकल सकते हैं। अब ये फैक्ट्स मैं किसके लिए कह रहा हूं, कि भैया जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चंस अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल आपको इस तरीके से अपने जो कंटेंट है उसको यहां पर अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, तो वहां पर आप ऐसे कंटेंट और ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट्स और एग्जांपल्स वहां से निकाल सकते हैं। जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, जहां पर ट्रेंड्स और पैटर्न की बात की गई है, उस केस में हम इजीली कह सकते हैं कि जी हाँ, कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं कि भैया इनिशियल डिक्लाइन था आपके सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में आफ्टर द 1990, जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, राइट। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट वहां पर मेंटेन करना था, फिस्कल स्टेबलाइजेशन मेजर्स यहां पर लिए गए थे, जिसकी वजह से जो खर्चा सरकार द्वारा किया जा रहा था उसको रैशनलाइज किया गया था, जिसकी वजह से हमने थोड़े समय के लिए देखा कि उस प्रकार से कहीं ना कहीं जो सरकार की स्पेंडिंग थी ऑन द सोशल सर्विसेज वो कम होती हुई देखने को मिली, राइट। फिर धीरे धीरे 2000 ऑनवर्ड्स ग्रेजुअल इंक्रीज यहां पर आया, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे इनिशिएटिव्स यहां पर रन किए गए। फिर 2005 ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था उसमें तो फोकस ही इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर रखा, तो आप डायरेक्टली इस चीज को वहां पर लिंक कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर 12th 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स हमने देखा कि आपके और ऐसी स्कीम्स और इनिशिएटिव्स यहां पर रन किए गए। कोविड-19 के इंपैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा फिर और यहां पर खर्चा किया गया फूड ग्रेन्स इंश्योर करने के लिए कि सभी तक पहुंचाए जा सकें, सोशल सेफ्टी नेट्स यहां पर रखे गए, राइट। मनरेगा की एलोकेशन यहां पर इंक्रीज की गई, राइट। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप डेफिनेटली अपने आंसर में यहां पर यूज कर सकते थे, राइट। चलिए अब अगला सवाल यहां पर देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है इंडिया में, क्या कॉजेज हैं फॉर द परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो कुछ ना कुछ फैक्ट डालना ही पड़ेगा। हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हुई हैं, वहां पर हमने रिपीटेटिव तरीके से देखा है कि कहीं ना कहीं फूड प्राइस इन्फ्लेशन हमेशा से कंसिस्टेंटली आपकी डबल डिजिट्स में भी देखने को मिली है, राइट। 2024 के भी कुछ महीनों में ये ट्रेंड वहां पर विटनेस हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वो चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी। आप एक्सप्लेन नहीं करोगे यहां पर कि फूड इन्फ्लेशन क्या है, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि जी हाँ इस प्रकार का ट्रेंड हमें वहां पर देखने को मिला है। अब क्या कारण है इस प्रकार की हाई फूड इन्फ्लेशन की, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, राइट, कि उस प्रकार का हमारा जो एग्रीकल्चर है मॉनसून डिपेंडेंट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स की वजह से बहुत ज्यादा क्रॉप लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन वहां पर डिसरप्ट हो रही है, जिसकी वजह से डेफिनेट बात है कि आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फ्यूल के ऊपर रन हो रही है, वहां पर आपके पंप्स यूज किए जा रहे हैं फ्यूल बेस्ड, राइट। तो उस केस में भी अगर फ्यूल की इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर की जो आउटपुट कॉस्ट है वो भी यहां पर बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एमएसपीज जैसे जो यहां पर लागू की जाती हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राइस स्टेबलाइज किया जाना चाहिए कि आपकी हाई
सप्लाई है उस समय पे भी सरकार अगर हैवी प्राइस पे वहां पे प्रोक्योरमेंट करेगी, ज्यादा प्राइस पे प्रोक्योरमेंट करेगी, तो डेफिनेटली उसके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसके कारणवश हम एक कंसिस्टेंट सप्लाई चेन यहाँ पर इंश्योर नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप वहां पर डाल सकते थे। अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपने डेफिनेटली चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स का कोर्स लिया हो या हमारा भी लिया हो, तो हमने भी इसे यहाँ पर डिस्कस किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इफेक्टिवनेस रही है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की, कि किस तरीके से वो इस चीज को डील कर पाए, तो वो भी डिस्कस हुआ है कि कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर तैयार की जाती है आरबीआई द्वारा, ये मोस्टली डिमांड साइड के ऊपर काम करता है। बट यहां जो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है फूड इन्फ्लेशन का, वो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स का मेजर इंपैक्ट है। सर अगर आरबीआई द्वारा यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, दैट मींस कि चलो ठीक है, उस प्रकार से डिमांड को हम कंट्रोल कर पाएंगे। बट भैया फूड तो एक ऐसी कमोडिटी है ना जिसकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी, आप इतना इजीली डिमांड यहां पर कम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड के ऊपर लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके कारणवश हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिली। एंड उसी कारणवश आरबीआई द्वारा भी यहां पर रेपो रेट को कम नहीं किया गया। ऑल्दो आपकी बाकी जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें आपके पैरामीटर्स कम होते हुए देखने को मिले, इन्फ्लेशन कम होती हुई देखने को मिली, बट जो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन, वो भी आपके ऑल्दो कंफर्टेबल लेवल्स पे आ गई थी, है ना, कि आपका वो 6% से जो नीचे का मार्क है उस पर आ गया था। बट अभी भी उस प्रकार से हमने जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के, वो अचीव नहीं हो पा रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई ने फिर अपना जो स्टांस था उसको वहां पर मेंटेन किया कि नहीं, अभी भी रेपो रेट इतना ही रहेगा, उस पर कट नहीं किया जाएगा। राइट, तो ये पॉइंट्स आप यहां पर डाल सकते हो। लास्ट में से कंक्लूड भी कर सकते हैं कि यहां पर हमें उस प्रकार के शॉर्ट टर्म मेजर्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म मेजर्स की आवश्यकता है। कि पहली बात शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, अगर आपको फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो यू नीड टू हैव बेटर स्टोरेज अवेलेबिलिटी एज वेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आल्सो। एंड लॉन्ग टर्म में यहां पर क्या है कि आपको अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यहां पर बढ़ानी, ताकि सप्लाई चेन के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, सप्लाई साइड के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें हम यहां पर रिजॉल्व कर सके। एंड हमें अपना एग्रीकल्चरल सिस्टम यहां पर मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है मानसून के ऊपर अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की, उसे भी यहां पर कम किया जा सके। तो इस प्रकार से आप इसको यहां पर कंक्लूड भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात की जा रही कि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सिमिलर तरीके से 2021 में भी इस चीज को एड्रेस किया गया था यूपीएससी द्वारा, इसको उस समय के क्वेश्चन द्वारा, कि जी हाँ, लैंड रिफॉर्म्स आपके कुछ ही देश के पार्ट्स में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किए गए हैं। इलैबोरेट कीजिए, तो लैंड रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, आप बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन वहां पर दे सकते हैं। अगेन आई विल नॉट एडवाइस कि आप वहां पर लैंड रिफॉर्म्स को डिफाइन करने बैठ जाएं कि भैया इस तरीके से हम करेंगे, नहीं, आप बताइए किस प्रकार के सिस्टम्स पहले फॉलो किए जा रहे थे, जिसकी वजह से लैंड एज अ रिसोर्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में हो गई। तो डेफिनेटली वी नीडेड सर्टेन लैंड रिफॉर्म्स, ताकि हम उस प्रकार से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। राइट, अब क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के? अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि पहली बात, सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि भैया पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपकी वेस्ट बंगाल या केरला, जहां की ये लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेस स्टोरीज हम यूज करते हैं एग्जांपल्स में, तो वहां लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस था, जिसके कारणवश उन्होंने फोकस किया कि इक्विटेबल तरीके से लैंड रिसोर्स को डिवाइड किया जाए। राइट, उसी प्रकार से वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क्स वहां पर सेट किए गए, प्रॉपर एक्ट्स वहां पर निकाले गए। अब सिंस लैंड आपका स्टेट सब्जेक्ट में वहां पर आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा यहां पर एक तरीके से इनिशिएटिव की आवश्यकता थी कि वही यहां पर इनिशिएटिव लेंगे, तभी जाके हम यहां पर काम कर पाएंगे। फिर जो इनिशिएटिव्स यहां पर लिए गए, जो लीगल फ्रेमवर्क्स यहां पर सेट किए गए, तो उनकी इंप्लीमेंटेशन भी बेहतर हुई। जैसे ऑपरेशन बगा हो गया आपका वेस्ट बंगाल का, जहां पर आपके जो इस प्रकार के शेयर क्रॉपर्स थे या जो लैंडलेस लेबर्स थे, उनकी यहां पर रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन पर्टिकुलर रीजन्स में ऑलरेडी आपकी लैंड फ्रेगमेंटेशन काफी ज्यादा थी, स्मॉल हैंड होल्डिंग्स काफी ज्यादा थी। तो डेफिनेटली यहां पर उन्हें चाहिए था कि उस प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स लाए जा सके, ताकि बेहतर रिजल्ट हमें यहां पर देखने को मिल सके। तो ये कुछ फैक्टर्स आप यहां पर डाल सकते हैं कि जी हां, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में। बट अगेन अभी भी कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड थे, उस समय पे भी चैलेंजेस एसोसिएटेड थे, जैसे कि बेनामी ट्रांजेक्शंस का। राइट, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डाल सकते हैं कि जी हां, जो आपके लैंड रिफॉर्म्स थे, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यहां पर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से कुछ ही स्टेट्स में यहां पर इसका सक्सेसफुलनेस देखने को मिला, जिसको आप डायरेक्टली एक तरीके से फैक्ट में भी डाल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जितना आपका ऑपरेटेड एरिया था उसमें सिर्फ 6% तक को ही लैंड रिफॉर्म्स का बेनिफिट मिला। लिमिटेड इंपैक्ट यहां पर रहा है इस चीज का। अपार्ट फ्रॉम दैट, लैंड रिकॉर्ड्स अगर ढंग से मेंटेन नहीं होंगे तो भैया लैंड रिफॉर्म्स को भी हम कैसे यहां पर इंप्लीमेंट कर पाते। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहां पर स्ट्रक्चराइज करके लास्ट में कंक्लूड कर सकते थे कि जी हां, हमें उस प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स की यहां पर आवश्यकता है, ताकि ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इतना बड़ा जो पॉपुलेशन बेस है,
जो कि डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर क्लोज टू 45%, उसको हम यहां पर अपलिफ्ट कर सके, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल हमारी फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करने का एक टारगेट है वो भी हम यहां पर पूरा कर सकें, राइट। चलिए, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहां पर रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और 10 मार्कर कि मिलेट्स का रोल। बहुत बेसिक सवाल, एक ऐसा सवाल जो कि आपने डेफिनेटली तैयार तो किया होगा, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में सेलिब्रेट हो चुका है, पहले भी सवाल इस चीज पर आ चुका है, तो आप शुरुआत ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से कर दीजिए कि जी हाँ, एक मेजर इवेंट यहां पर देखने को मिला जिसके बेसिस पर सरकार द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स यहां पर रन किए गए, इसके अवेयरनेस लाने के लिए जगह जगह पर वैसे आपके प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, राइट। वैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर क्रिएट की गई ताकि भैया मिलेट्स की प्रमोशन यहां पर की जा सके, राइट। तो आप बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहां पर दे सकते हैं। क्या इंपैक्ट है हेल्थ के ऊपर कि भैया आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनकी प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, हार्ट हेल्थ को यहां पर इंप्रूव करते हैं, राइट, इम्यून फंक्शन को यहां पर इंप्रूव करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ स्टडीज पाई गई हैं कि जिन बच्चों ने एट द एज टिल 5 years मिलेट्स का कंजम्पशन किया है तो उनकी अच्छी डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिल रही है, राइट। फिर उसको आप इसको सेपरेट एस्पेक्ट में यहां पर डाल सकते हो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का, कैसे ये हेल्प कर रहा है ताकि आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहां पर अचीव कर सकें, जो कि हिडन हंगर की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। अब इस केस में अगर आपको जस्टिफाई करना हो या आपकी शुरुआत करनी तो आप कह सकते हैं कि भैया जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहां पर काफी पुअर रैंक यहां पर हमारा देखने को मिलता है ना, बाकी जो हमारे एशियन पीयर्स हैं उनसे हमारी थोड़ी रैंकिंग कम देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मिलेट्स हमें हेल्प कर सकते हैं। हिडन हंगर की जो समस्या है उसको हम यहां पर एड्रेस कर सकते हैं बिकॉज रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। अगेन वन ऑफ दोस फैक्ट्स जो कि आपने डेफिनेटली किसी ना किसी सोर्स को अगर रेफर किया होगा, आप इजीली लिख सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस कैसे आपके डायबिटीज वाले पेशेंट भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। हाई फाइबर कंटेंट है, ग्लूटेन फ्री नेचर का देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन को यहां पर एड्रेस कर रहा है, प्रोटीन रिच है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है ताकि सप्लाई चेन आपकी कंसिस्टेंट रहे, फूड सिक्योरिटी भी आप साथ के साथ यहां पर इंश्योर कर सकें। तो इस प्रकार के पॉइंट्स यहां पर डाल के आप इस क्वेश्चन को इजीली यहां पर आंसर कर सकते हैं। बट कंक्लूजन में एक एडवाइस है यहां पर कि डेफिनेटली मिलेट्स की जो प्रमोशन है वो तो की जा रही है, बट अभी भी उतना यूज बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लो यील्ड है, इसी वजह से फार्मर भी इतना ज्यादा मिलेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंप्लीटली मिलेट के ऊपर शिफ्ट कर दे। ऑल्दो कहीं ना कहीं इसे उगाना काफी रिलेटिवली इजी है, इतनी इरिगेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां पर भी आप मिलेट्स उगा सकते हो, बट फिर भी लो यील्ड की वजह से यहां पर फार्मर थोड़ा अवॉइड करते हैं। प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ईज ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हीट जो है उसकी वजह से लोग ट्रांजिट भी नहीं कर रहे, डिमांड भी वैसी क्रिएट नहीं हो पा रही। तो उसमें सोल्यूशन भी आप कुछ डाल दीजिए कि भैया सिंस इसका कार्बन फुटप्रिंट कम है तो आप फार्मर्स को यहां पर इंसेंटिवाइज कीजिए ग्रीन या फिर कार्बन क्रेडिट्स के माध्यम से। तो अगर ऐसे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स डालेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका आंसर और बेहतर देखने को मिलेगा। अब ये कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं कि आप थोड़े सजेशन भी दे दें कि कैसे हम मिलेट्स को और बेहतर यहां पर कर सकते हैं। चलिए फिर यहां पर देखते हैं अगला सवाल 15 मार्कर लेबर कोड से रिलेटेड। अगेन एक ऐसा सवाल है जिसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या वहां पर आई होगी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए ऑफ द लेबर कोड्स। तो 4 लेबर कोड्स हमने यहां पर देखे थे, हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं कि क्यों लेबर कोड्स यहां पर इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि उस प्रकार का हमारा वर्कफोर्स भी बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारा देखने को मिल रहा है जिसके से हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन उसका नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी के राइज की वजह से हमें इस प्रकार का एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमारा पर्टिकुलर लेबर है या जो हमारे वर्कर्स हमारे देश के वो उनको डिफाइंड बेनिफिट्स यहां पर मिल सके, है ना। तो आप उस तरीके से आप 4 जो लेबर कोड्स हैं उनको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। क्या मेरिट्स रहे तो डेफिनेटली आपकी सिंप्लीफिकेशन हुई है, यहां पर कंसोलिडेशन हुई है कि बहुत सारे जो पुराने लेबर कोड्स थे, राइट, उनको यहां पर कंसोलिडेट किया गया है। एम्प्लॉयर्स के पास यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, सोशल सिक्योरिटी कवरेज यहां पर वाइडर किया गया है आपके प्रोविडेंट फंड जैसे इनिशिएटिव्स को यहां पर इंप्लीमेंट करते हुए। वेज सिक्योरिटी यहां पर बढ़ी है, नेशनल फ्लोर वेज का आइडिया यहां पर रखा गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजंस की वजह से कहीं ना कहीं जो एक मेजर कंसर्न रहता था आपकी हजार्डस इंडस्ट्रीज में उसको यहां पर एड्रेस किया गया। ऐसे पॉइंट्स आप जरूर यहां पर डाल सकते हैं। डिमेरिट्स के केस में भी आप यहां पर बताएंगे कि भैया कहीं ना कहीं अभी भी एडुकेट वर्कर प्रोटेक्शन नहीं है एंड पोटेंशियल मिसयूज भी है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको आइडिया देता हूं या एक प्रोविजन इसका बताता हूं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर एम्प्लॉयर्स वो एक तरीके से एक प्रो भी है कॉन भी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से कि जो आपके पर्टिकुलर कंपनी से जहां पर 300 वर्कर्स तक हैं, राइट, तो वहां पर आपकी हायरिंग और जो ले ऑफ है वो बिना सरकार की परमिशन से हो सकता। पहले ये 100 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड था, अब इसे बढ़ा के 300 कर दिया गया है, राइट। तो इस केस में जॉब सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने को आता है ना। अब इसका पोटेंशियल मिसयूज भी सकता है कि हो सकता है कि जो आपकी कंपनीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना वर्कफोर्स का जो नंबर है ऑन पेपर खासकर, है ना, उसको 300 तक ही रखें, 300 से कम ही रखें ताकि भैया इस प्रोविजन का यहां पर वो यूज कर सकें। तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट यहां पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा
स्ट्राइक्स के लिए 60 डे का नोटिस दिया गया, तो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है कि भैया 60 डे का नोटिस यहां पर देना पड़ेगा, तब आप जाके स्ट्राइक यहां पर कर सकते हो, जिसकी वजह से जो भी डिमांड्स रहेंगी उन यूनियंस की या उन लेबर्स की वो पूरी नहीं हो पाएंगी, राइट। इनविजिबल लेबर की जो भैया हमारे अनपेड लेबर जिसे हम देखने को मिलती है, राइट, कि आपका केयर इकोनॉमी से रिलेटेड आप इसको यहां पर डील कर सकते हो कि उनसे रिलेटेड कोई यहां पर बात नहीं रखेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजंस की बात करें तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस उनके लिए फिर कंप्लायंस चैलेंज यहां पर देखने को मिल रहा है कि उन्हें सभी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा पॉइंट बता सकते हैं कि जी हाँ, ये कुछ डीमेरिट्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि 4 लेबर कोड्स के सभी एफिशिएंट हैं, बट अगेन 15 मार्कर है, एक लिमिट रहेगी कितना आप यहां पर लिख पाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स अगर आप वहां पर डाल पाएंगे तो काफी हद तक आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल भी देखने को मिलेगा एंड क्वेश्चन की डिमांड को आप इजीली यहां पर पूरा कर पाएंगे, राइट। प्रोग्रेस के केस में आप क्या कहेंगे कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर पूछा गया है इन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस, तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में डिले है कि भैया कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है आपका लेबर, राइट। तो इसमें इंप्लीमेंटेशन तो स्टेट द्वारा यहां पर की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेड यूनियंस यहां पर पुश बैक कर रही हैं, डिबेट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं कि भैया इन्हें इंप्लीमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। कुछ पायलट प्रोडक्ट्स हैं आपके यूपी और एमपी में, उनकी इंप्लीमेंटेशन यहां पर की गई है, राइट। तो इस प्रकार से आप प्रोग्रेस को भी यहां पर हाईलाइट कर देंगे। लास्ट में कंक्लूजन में डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि डेफिनेटली हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की यहां पर आवश्यकता है, जो कि वर्कर्स के राइट को भी यहां पर प्रोटेक्ट करे एंड बिजनेसेस की ग्रोथ भी यहां पर लेके आए। बिकॉज अगर लेबर कोड 4 निकाले गए हैं बट ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस या प्राइवेट प्लेयर्स के एंड पर भी बहुत अनसर्टेनिटी है। उन्हें नहीं लग रहा कि भैया किस प्रकार का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पर देखने को मिलेगा, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी फिर हमें डिले देखने को मिलेगा। तो अगर हमें चाहिए कि भैया ये पूरा स्ट्रीमलाइन किया जा सके सिस्टम, तो उस केस में इसकी इंप्लीमेंटेशन को और बेहतर करना पड़ेगा एंड थोड़ा स्पीड भी यहां पर लानी पड़ेगी, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आप रेफर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, अपना कंटेंट यहां पर रच करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का एक एफिशिएंट और एक बेहतर मॉडल आंसर यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। चलिए एक और सवाल यहां पर उड़ान स्कीम से रिलेटेड, रीजनल कनेक्टिविटी। अब उड़ान स्कीम तो भैया बहुत पुरानी है, राइट। तो लॉन्च की गई थी विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि हमारे देश में रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके। इंडिया की जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी 2016 की, उसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें रीजनल कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ानी है। उसी के तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, यहां पर लॉन्च की गई थी एंड जो फर्स्ट फ्लाइट थी 2017 में यहां पर ली गई थी, राइट। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि बताइए किस प्रकार से आवश्यकता है कि हमें एक्सपैंड करना है रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन द इंडिया। एंड दूसरी डिमांड यहां पर क्या है कि इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस कीजिए गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम को और उसकी अचीवमेंट्स को, ठीक है जी। तो भैया दोनों को वेटेज देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंशन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस कंटेक्स्ट में आपको 50% वेटेज इसको देनी पड़ेगी, मोरलेस 45-50%। एंड उसी तरीके से यहां पर जो आपका सेकंड पार्ट है कि आपको उड़ान स्कीम को डिस्कस करना, उसकी अचीवमेंट्स यहां पर बतानी है, वो भी इक्वली उतनी ही यहां पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी, राइट। तो शुरुआत कैसे करेंगे, आप एविएशन सेक्टर के बारे में बता सकते हैं कि भैया उस प्रकार से हमारा एविएशन सेक्टर यहां पर ग्रो कर रहा है, राइट। एंड थर्ड लार्जेस्ट यहां पर देखने को मिलता है। कोशिश की जा रही है कि इसको और बेहतर यहां पर किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ, उस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर हमारा एविएशन सेक्टर है, इसके ग्रो करने में थोड़ा चैलेंज क्या रहा है कि उस प्रकार की अभी रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब जो आपके रिमोट एरियाज है वहां तक हम अपनी एयरलाइन सर्विसेज इंश्योर नहीं कर पाए हैं, राइट। तो वहीं से फिर क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में हम कहां पर आएंगे कि भैया क्या आवश्यकता है हमें रीजनल एयर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने की। तो पहला क्या है कि उस वजह से आपकी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगी। जो हम रीजनल डिस्पैरिटी देखते हैं कि कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर देखने को मिल रही है, बट कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो विद द बेटर एयर कनेक्टिविटी हम वो भी देख पाएंगे, टूरिज्म को यहां पर बहुत फायदा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके एग्जिस्टिंग रोड रेलवे नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर जितना प्रेशर है, खासकर रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर, उसको हम यहां पर कम कर पाएंगे। हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो हम यहां पर बेहतर कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि यहां पर जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी देखने को मिलता है एविएशन सेक्टर का, कि भैया अगर आप 1 रुपए खर्च करो तो 2.5 से 3 रुपए का आपका और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहां पर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता सकते हैं कि जी हाँ, हमें उस प्रकार की ये जरूरत है इस समय पे कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी यहां पर एक्सपैंड की जा सके, राइट। फिर आप बताएंगे उड़ान स्कीम यहां पर लॉन्च की गई, राइट। तो कब से लॉन्च की गई उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। डिफरेंट फेजेस में लॉन्च की गई कि आपके बीच में हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फोकस रखा गया कि जहां पर एयर स्ट्रिप्स नहीं बनाई जा सकती वहां पर हेलीकॉप्टर्स यहां पर क्रिएट किए जाए, राइट। तो उड़ान स्कीम में अब डेफिनेटली आप सारे प्रोविजन अगर लिखने जाओगे, जितने फेज अभी यहां पर तो हुए, आई थिंक 5.2 तक यहां पर हुआ है,
तो जितने फेजेस अगर लिखने जाओगे तो आपकी तो वर्ड लिमिट यहां पर बढ़ जाएगी। तो आप सिंपल सी बात कीजिए कि यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया गया बाय द वायबिलिटी गैप फंडिंग, जहां पर सरकार एक तरीके से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इन अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट उसको थोड़ा सब्सिडाइज करने की कोशिश करती है, अफोर्डेबल एयर ट्रेवल बनाने की यहां पर कोशिश कर रही है, ताकि जो आपके अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं उनको यहां पर कनेक्ट किया जा सके, एंड जो एविएशन सेक्टर की यहां पर मच नीडेड ग्रोथ अभी चाहिए वो यहां पर प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि डिमांड बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर हमें फिर उस प्रकार की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, राइट। तो इस प्रकार से इन पैरामीटर्स पर आप अपनी उड़ान स्कीम को यहां पर डिफाइन कर सकते हो और कुछ पॉइंट्स यहां पर डाल सकते हो कि जी हां इस प्रकार से आपका उड़ान स्कीम यहां पर लॉन्च किया गया। फिर अब बात आती है कि अचीवमेंट्स के ऊपर, तो अचीवमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स का नंबर भी यहां पर बढ़ा, नए रूट्स यहां पर आए, नए ऑपरेशनल रूट्स यहां पर क्रिएट किए गए, राइट। जो आपके ऐसे रिमोट एरिया से खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वहां आपकी बेहतर कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। अपार्ट फ्रॉम दैट हिली एरियाज में हिमाचल जैसे एरियाज की बात करें तो वहां पर अब आपके छोटे एयरक्राफ्ट चलने शुरू हो चुके हैं, हालांकि लिमिटेड नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैं, बट अगेन ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, पैसेंजर ग्रोथ यहां पर बढ़ रहा है, PLF जो होता है प्लेन लोड फैक्टर, राइट, वो यहां पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं इस तरीके की। जब आपके ऑपरेशन से कंडक्ट किए गए थे, जब 2016 में लॉन्च करके 2017 में इसको फाइनली पहली RCS उड़ान की फ्लाइट वहां पर ली गई थी, तो बहुत सारे ना जो छोटे छोटे एयरलाइंस थे उन्होंने यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किया था, बट वो अपनी जो पार्टिसिपेशन थी, जो उन्होंने वहां पर टेंडर हासिल किए थे कुछ एक पर्टिकुलर रूट्स के लिए, उसे फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि फाइनेंशियल वायबिलिटी फिर वहां पर क्वेश्चन में आ गई, जिसकी वजह से फिर अगेन RCS स्कीम की जो इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो उसको यहां पर एड्रेस करना बहुत आवश्यक है, राइट। यहां पर कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर को, ताकि भैया वो और अच्छे तरीके से इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करे, एंड जो हमारा विकसित भारत का यहां पर गोल है, राइट, बाय 2047 उसको हम यहां पर अचीव कर सके। तो ऐसे आप इसको यहां पर फिर कंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगेन ये पर्टिकुलर जो पूरा टॉपिक है हमारे फाउंडेशन कोर्स में हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जितने हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के भाई बंधु हैं वो बिल्कुल इस चीज को एसोसिएट कर सकते हैं कि जी हाँ एविएशन सेक्टर पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ है, जिसमें उड़ान स्कीम के क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, वो सारे पॉइंट्स वहां पर रखे गए हैं, राइट, और क्या जरूरत है एक्सपेंशन की वो भी हमने वहां पर डिस्कस किया है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है वो भी हमने डिस्कस की है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक्स आपका यहां पर सवाल है। ओके, देन कम्स जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड। बहुत सिंपल सा सवाल है कि भैया कौन कौन से मेजर चैलेंजेस यहां पर फॉलो किए जा रहे हैं एंड कौन कौन से यहां पर सरकार द्वारा मेजर्स भी लिए गए। अगेन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ा सा आपको जितने सरकार द्वारा मेजर्स लिए गए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नहीं तो जनरली हम एग्जांपल्स के तौर पर इन मेजर्स को वहां पर कोट करते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है, डेफिनेटली आपको वो स्कीम्स वहां पर कोट करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो इंडिया का किस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम है, राइट, तो ऑलरेडी हमारे पास रेनफेड एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो किया जाता है, फिर जहां पर नहीं है वहां पर फिर आपकी इरिगेशन सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं, चाहे फिर आपकी सरफेस वाली हो या फिर आपकी ग्राउंड वाटर वाली हो, राइट। तो उनके बारे में आप कुछ फैक्ट्स यहां पर बता सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि भैया जो हमारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, अब इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि सरफेस इरिगेशन या फिर ग्राउंड वाटर इरिगेशन से रिलेटेड। अब चैलेंजेस किस तरीके की, जो आपकी ग्राउंड वाटर है उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके कैनाल सिस्टम क्रिएट किए गए हैं उनकी भैया एजिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से वाटर सीपेज होती हुई देखने को मिलती है, वाटर लॉस होता हुआ वहां पर देखने को मिलता है, इवेपोरेशन की समस्या देखने को मिलती है, राइट। रीजनल डिस्पैरिटीज है कि कुछ एरियाज में आपके अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं, कुछ में अभी तक नहीं है। लैंड होल्डिंग की फ्रेगमेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं फार्मर इस प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज को अगर अवेल भी करना चाहे तो भैया उसके पास उतना कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं, वो नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा उसको इनपुट कॉस्ट यहां पर लगानी पड़े। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है वो वेरी होती जा रही है ना, प्रेसिपिटेशन लेवल्स यहां पर वेरी करते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलिनाइजेशन और वाटर लॉगिंग की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे स्टेक होल्डर्स के, हमारे फार्मर्स की, इसकी वजह से वो बेटर इरिगेशनल टूल्स वहां पर यूज नहीं कर पाते और अभी भी पुरानी ही टेक्नोलॉजीज या पुराने ही टूल्स को वहां पर यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड, तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एडुकेट पॉइंट्स, राइट, कि हाँ जी इन पर्टिकुलर थीम्स के, इन पर्टिकुलर सब थीम्स के ऊपर आपको अपने पॉइंट्स वहां पर रखने पड़ेंगे। बट क्या सरकार द्वारा स्टेप्स लिए गए फिर आपको वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो पहली जो आपकी बात है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बता दो भैया 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, उनको क्लब करते हुए ये पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पर तैयार की गई ताकि वाटरशेड डेवलपमेंट हो सके, हर खेत को पानी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा सके, राइट। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर डाली। फिर नाबार्ड ने माइक्रो इरिगेशन फंड क्रिएट किया गया ताकि माइक्रो इरिगेशन की जो आपकी इनकलकेशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी, हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम, उसको यहाँ पर बढ़ाई जा सके। अटल भूजल योजना आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, जहां पर आप किस प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जो कि डिसाइड करते हैं किस प्रकार से किस किस
एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड को या किस प्रकार की, किस फार्मर को कितना पानी यहाँ पर सप्लाई करना है, ताकि उस प्रकार की बेहतर वाटर यूज एफिशिएंसी देखने को मिल सके। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ पर इस चीज को प्रमोट करता है कि भैया ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पर एड्रेस करना है। तो भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट ना, माफी चाहूंगा मैंने पहले स्किप हो गया, कि आपको वाटर स्ट्रेस वाला पॉइंट भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हाँ वाटर स्ट्रेस की समस्या देखने को मिल रही है, ब्लैक जोन्स क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स आप बताएंगे, फिर आप लास्ट में बताएंगे कि भैया इसको और बेहतर किया जा सकता है, कुछ कुछ वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स कि बेटर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर की जा सकती है, राइट। पर्टिकुलर स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो आपकी माइक्रो इरिगेशन वाला कंपोनेंट है, उस केस में बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले कि इंप्लीमेंटेशन में भैया थोड़ी गड़बड़ी की जा रही है, पैसा ऐंठने की कोशिश की जा रही है, करप्शन वाले केसेस वहां पर सामने आए, तो बेटर इंप्लीमेंटेशन हो। वाटर स्ट्रेस के बारे में मोर अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, ताकि फार्मर जुडिशियल तरीके से अपने वाटर को यूज करे। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर सब्सिडीज के लिए सनसेट क्लॉज डालो भाई। अगर पावर सब्सिडीज कंटिन्यू रखोगे तो भैया जो आपका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो जुडिशियल तरीके से नहीं हो पाएगा, मनगढ़ंत तरीके से यहाँ पर यूज होता जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं कल को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, वो हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाएंगे। या आप जिन एरियाज में आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज ऐसी अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप ऐसी क्रॉप्स को उगाइए, मिलेट्स का यहाँ पर प्रमोट कीजिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट सवाल यहाँ पर बफर स्टॉक के ऊपर, अगेन बेसिक सवाल। डेफिनेटली किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर आपने कंटेंट रेफर किया हो तो वहां पर आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा होगा, और उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपने बफर स्टॉक्स भी पढ़े ही होंगे, राइट। तो बफर स्टॉक बेसिकली जो सरकार द्वारा बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, तो कॉन्सेप्ट जो था बफर स्टॉक मेंटेन करने का वो 4th 5 ईयर प्लान में यहां पर आता। जरा आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताओ ये 4th 5 ईयर प्लान कब निकाला गया था, राइट। ऑलराइट, तो क्या इंपॉर्टेंस है बफर स्टॉक की फॉर स्टेबलाइजिंग द एग्रीकल्चरल प्राइसेस इन इंडिया। अब यहां पर ना बहुत ज्यादा एक टेंडेंसी होती है कि हम बफर स्टॉक की इंपॉर्टेंस को बताना शुरू करते हैं। वो नहीं पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर पूछ रहा है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि कौन कौन से चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। अब ये थोड़ा आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ जाएगा कि यहां पर आप सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ढंग की नहीं है, बेटर टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे, पेस्ट की दिक्कत वहां पर देखने को मिलती है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो अगेन बफर स्टॉक एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है कि 4th 5 ईयर प्लान में आपका कॉन्सेप्ट बफर स्टॉक इंट्रोड्यूस किया गया था, और कुछ आपकी पर्टिकुलर एजेंसीज हैं, एफसीआई हो गया, नेफेड हो गया, कि इनको यहाँ पर दारोमदार दिया गया प्रोक्योरमेंट कीजिए, बफर स्टॉक यहाँ पर मेंटेन कीजिए, जैसे पल्सिस के केस में, राइट, एसएफएसी यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो आप वैसे पॉइंट्स यहाँ पर डाल दीजिए ताकि लगे एग्जामिनर को कि जी हाँ, सिर्फ बफर स्टॉक के बारे में नहीं पता, बट बफर स्टॉक मेंटेन कौन कर रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर नॉलेज है, राइट। फिर आप बताइए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस तो भैया विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की क्या है, कि अगर अच्छा बफर स्टॉक अवेलेबल रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो उस केस में बेटर सप्लाई हम यहां पर इंश्योर कर पाएंगे, राइट। बेटर सप्लाई अगर रहेगी तो भैया अगर कल को कोई भी शॉक आ रहा है, जैसे कि पेंडेमिक के टाइम पे मान लीजिए कि अगर कोई भी शॉक आ रहा है तो उसका हम बेहतर कुशन यहां पर प्रोवाइड कर पाएंगे। ट्रेड एस्पेक्ट्स यहां पर बेटर हो पाएंगे कि भैया जब सरकार द्वारा जब बफर स्टॉक ढंग से मेंटेन नहीं हो पाता तो उस समय सरकार फिर क्या करती है, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल के ऊपर इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, उसे हम यहां पर अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। फिर फालतू रिस्ट्रिक्शंस वहां पर नहीं लगानी पड़ेंगी, ऑल्दो फालतू नहीं है, डेफिनेटली उस टाइम नीड ऑफ द आवर बन जाती है ताकि हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी वहां पर इंश्योर कर सके। बट हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चरल भाई बंधु इस तरीके से काम करते हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे फिर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, और अगर करना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, राइट। तो इस प्रकार से बफर स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की मैनेजमेंट है उसमें भी हमें हेल्प मिल रही है, एंड जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसको भी हम यहां पर फिर कंट्रोल कर पाएंगे। तो बफर स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक यहां पर मैं जा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं अगर अच्छे बफर स्टॉक्स मेंटेन करने की पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दी जाए तो उस केस में, या बेटर आपके टूल्स यहां पर क्रिएट किए जाए, बेटर आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट की जाए, तो उस केस में जो फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है ड्यूरिंग जब भी सप्लाई बढ़ती है, जैसे मान लीजिए राइस के केस में अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो रही, नवंबर में मार्केट रेडी बन गया, तो भैया सभी लोग जब बेचेंगे तो प्राइस तो गिरेगा मार्केट में, जाहिर सी बात है, राइट। सारा सरकार तो सारा प्रोक्योर नहीं करेगी, है ना। तो अगर ढंग से अगर स्टोरेज फैसिलिटीज रहेंगी, बफर स्टॉक मेंटेन किए जा रहे होंगे, तो उस केस में प्राइस जो आपका डिस्ट्रेस सेल है हम उसे भी यहां पर प्रिवेंट कर पाएंगे। बट अभी भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि डायरेक्टली आपसे यहां पर पूछ लेंगे। चैलेंजेस कौन से कह रहे हैं कि अभी भी मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मैंने थोड़ा टू द पॉइंट बोला, जनरली आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी यहां पर कह सकते हैं कि बड़े बड़े साइलोज में मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी डिटेरेशन देखने को मिलती है, आपका पुराना सामान वहां पर डिटेरेट हो जाता है, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है,
राइट, कि जगह जगह से प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, फिर एक जगह स्टोर करते हैं, राइट, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्वालिटी डिटोरेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंट देखने की वजह से कहीं ना कहीं वो बफर स्टॉक फिर आपका वेस्ट भी चला जाता है। पेस्ट इन्फेस्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है, स्पॉइलेज यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो उस समय पे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक पूरे स्टेट का मान लीजिए बफर स्टॉक मेंटेन किया जा रहा है और वहां पर कोई आपदा आ जाए तो भैया फिर वहां तो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से ये काम कर रहा है, जो कि एक मेजर चैलेंज यहां पर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू तो यहां पर है ही है। तो वे फॉरवर्ड यहां पर क्या रहेगा कि इसे डिसेंट्रलाइज्ड बनाया जा सके। तो इसमें जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको भी यूज करने की बात है कि लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है कि इन पीएसीएस को यूज किया जाए ताकि बेहतर तरीके से बफर स्टॉक की मेंटेनेंस हो सके, बेहतर तरीके से इन फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जा सके। उसके अलावा जो आपके नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट सिस्टम है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को और बढ़ाया जा सके। फार्मर्स अपना ऐसे रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में अपना प्रोड्यूस वहां पर स्टोर कर सके, बेटर टेक्नोलॉजी हम यहां पर यूज करें। एंड कहीं ना कहीं इस पूरे सेगमेंट में ना प्राइवेट प्लेयर की पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड है, उसे भी यहां पर बढ़ाना पड़ेगा ताकि बेटर टेक्नोलॉजीज आए, बेटर स्किल सेट आए, बेटर मैनेजमेंट आए ऑफ होल्डिंग दिस पर्टिकुलर बफर स्टॉक, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करके दे। एंड फार्मर्स के लिए जो सबसे बड़ा क्रूशियल एस्पेक्ट है, उनका प्रोड्यूस ढंग से स्टोर किया जा सके, उसको भी हम यहां पर हैंडल कर सकें, राइट। एंड ओवरऑल जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है उसको भी हम यहां पर कंट्रोल कर सकें। तो ये एक बेसिक्स आपके लिए स्ट्रक्चर रहेगा इस क्वेश्चन को हैंडल करने का, राइट। तो अभी बाकी सवाल भी हम डिस्कस करेंगे जीएस3 के, बट आई होप जितने सवाल हमने यहां पर डिस्कस किए हैं 8 सवाल, एक डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर भी सवाल आया था बट 10th क्वेश्चन था, थोड़ा डाउट्स आया कि भैया इको में आएगा, पॉलिटी में आएगा, बट बहुत बेसिक सवाल था, सेलेंट फीचर्स के बारे में पूछा गया था, तो वो अभी हम यहाँ पे स्किप किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके 8 सवाल हैं वो यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। प्लीज जो भी आपका फीडबैक है आप जरूर मेंशन कीजिए। आपको कौन कौन से सवाल सबसे डिफिकल्ट लग रहे हैं देखने में फर्स्ट लुक में, जरा उनके भी नाम मेंशन कीजिए, थोड़ा पता लगता है कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन की परसेप्शन चल रही है, कि कौन कौन से डिफिकल्ट वहां पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। चलिए बाकी सवाल भी डिस्कस किए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। Alright, so I hope all of you doing good, guys. A very good evening to all of you. And दोस्तों GS3 मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी में 4 क्वेश्चंस रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ओवरलैप करता है पॉलिटी के साथ भी। आइए एनालिसिस करते हैं फटाफट, क्रिस्प एनालिसिस यहां पे देखते हैं। रेपिटेटिव थीम है नार्को टेररिज्म की। तो नार्को टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है कि बताइए कि कैसे ये एक सीरियस थ्रेट है अक्रॉस द कंट्री और क्या सूटेबल मेजर्स हैं इसको काउंटर करने के लिए। एक बहुत अच्छा आर्टिकल ORF में मैंने पढ़ा था और अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था, जहां पे कुछ 4-5 मेजर्स दिए गए थे टू काउंटर नार्को टेररिज्म। सो आई मीन हैड आई बीन अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम तो डेफिनेटली मैं वो आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था उसके पॉइंट जरूर इनकॉर्पोरेट करता। पहले आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं इंट्रोडक्शन में। पहले तो आप डिफाइन करेंगे नार्को टेररिज्म को, ठीक है। बॉडी ऑफ द आंसर में आप बात करेंगे भैया, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन दीज 2 notorious points and therefore porous land borders towards the west and east of India is aiding this drug infiltration across the borders. Linkages between organized crime and separatist activities, ये पॉइंट भी यहां पे आ जाएगा। And then fourth is the measures to counter narco terrorism. कंक्लूजन में आपने ये एक सटल कंक्लूजन देना है, एक सटल वे से लिखना है कि ये जो बढ़ता हुआ नार्को टेररिज्म है, जो बढ़ता हुआ ड्रग इन्फिल्ट्रेशन है, दिस डज नॉट बोड गुड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जिसके पास बहुत सारा युवा है, जिसके पास बहुत सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और जहां पे हम आने वाले 24 सालों में टुवर्ड्स अमृतकाल, टुवर्ड्स विकसित भारत कदम रख रहे हैं। इट डजंट बोड वेल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। नो नार्को टेररिज्म यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म, तो यानी कि क्लासिक एग्जांपल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, जहां पे टेररिस्ट ग्रुप्स अपने ड्रग ट्रेड प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं रूट्स को, इन रूट्स के जरिए ड्रग्स को स्मगल किया जाता है। ड्रग्स कौन देता है? ड्रग्स देते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाने वाले सिंडिकेट्स होते हैं। भारत में ये थ्रेट पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, देन हम अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करें, लगभग द होल ऑफ इंडिया, रादर आई वुड से द होल ऑफ इंडिया इज अंडर द मेनेस ऑफ नार्को टेररिज्म। नाउ मेजर्स टू टैकल नार्को टेररिज्म, एक मेजर, अगेन ये आर्टिकल ORF के द्वारा एक आर्टिकल था, मैं आर्टिकल का नाम भूल गया हूं लेकिन वो आर्टिकल में मैंने पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करे हैं। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स को जरूरत है कि वो लीगल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करें। एक इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट प्रोविजन यहां पे हम अपनी लेजिस्लेशन में लेके आए जो कि
एक बहुत कड़े कदम से नार्को टेररिज्म से डील कर सकता है। तो ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है शुड एम्पावर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, फास्ट ट्रैक प्रोसिक्यूशन एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इक्विवेलेंट टू एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट जो कि इक्विवेलेंट है एज टू दोज पीपल व्हिच आर पनिश्ड और बुक्ड अंडर टेररिस्ट एक्ट। तो अदर्स हैव आल्सो सजेस्टेड कि हम एनडीपीएस में अमेंडमेंट्स लेके आए, एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है अंडर द लॉ इज इनएडिक्वेट, जो अपर लिमिट है विच इज करंटली 1 year विद इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इज रिकमेंडेड टू बी एक्सटेंडेड टू 2 years। मोरओवर डेडिकेट कोर्ट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत काम कर सकते हैं, और एक टाइम बाउंड मैनर में केसेस को डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि गिल्टी लोगों को हम इमीडिएटली बुक कर सकें। फॉरेंसिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है ड्रग इन्फोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में। फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए हमको और ज्यादा रोबस्ट लीगल स्ट्रेंथ मिलेगा। एनसीबी has undertaken efforts to expand its forensic capabilities, लेकिन जिस तरह से रैपिडली आज के टाइम पे ड्रग माफिया शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक ड्रग्स, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है टू आइडेंटिफाई ड्रग्स एंड टू आइडेंटिफाई किनका सोर्स कहां से आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है वाया इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट ऑपरेशंस। इंटरपोल से, वाया द इंटरपोल इंडिया ने ऑलरेडी प्रपोज करा है एक सिस्टम ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए एफएटीएफ पे जाके बार बार हमको पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हमने सबूत इकट्ठे करे हैं एफएटीएफ के फोरम पे, यूएन के फोरम पे, हमको पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान से जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो यहां पे चार्ट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि भैया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिजिटल प्रोटेक्शन बिल ऑल अबाउट। देन बॉडी में आप बताएंगे नेसेसिटी फॉर हैविंग दिस एक्ट। देन ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के पास जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं जीडीपीआर, उसकी बात कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल डेटा सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ द डेटा बीइंग विद द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स दैट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। Then remember, data is gold in the 21st century. This is the new India we're talking about. So data is the new gold, and importance of data towards Viksit Bharat 2047. तो डिजिटल प्रोटेक्शन जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है, इसको इनैक्ट करा गया था ताकि लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सके, ताकि पर्सनल डेटा जो कि कंज्यूमर्स का, आपका मेरा जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लोगों के प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है। और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो जेनेसिस है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट 2017 में पुत्तुस्वामी, जो पुत्तुस्वामी केस था, केएस पुत्तुस्वामी केस था, उस जजमेंट के जरिए जब राइट टू प्राइवेसी, जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, उसके डायरेक्शन में चलते हुए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात पिछले 6-7 सालों से करी जा रही थी। तो क्या फीचर्स हैं इसके फीचर्स, ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कंसेंट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग, data fiduciary obligations, you have a data protection board, then cross border data transfer, यानी कि ट्रांसफर आप पर्सनल डेटा को कर सकते हैं टू दोज कंट्रीज जो कि नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड पेनल्टीज, अगर कंप्लाई नहीं किया जाएगा तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी लेवाई की जा सकती है ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जो कि डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इन कंटेक्स्ट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान फ्रॉट विद कंटेंशियस इश्यूज। एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर। ऑल्सो गिव द डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन इन दीज एरियाज अंडर द BADP एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन आएगा, बट चलो एटलीस्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की बात आती है तो BADP और BIM का मेंशन किया गया है। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, 250 वर्ड्स का है, तो पहले तो डिफाइन करेंगे हमारे बॉर्डर डायमेंशंस और टेरिटोरियल एक्सटेंड विद चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो जैसे कि 15,200 किलोमीटर के हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, 15,200 किलोमीटर के हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं, तो 3,343 किलोमीटर का जो लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ है, एंड लगभग 3,488 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, सॉरी आई थिंक इट्स मोर देन दैट, समवेयर अराउंड 4,000 किलोमीटर्स जो हमारा बॉर्डर है वो चाइना के साथ है। जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट इज अराउंड 3,488 किलोमीटर्स, ये इंडिया का परसेप्शन है, और चाइना की तरफ से जो LAC का परसेप्शन है दैट इज अराउंड 2,000 किलोमीटर्स। ठीक है,
चलो, तो आपने पहले बॉर्डर डायमेंशंस और टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे यहां पे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स यहां पे आपने मेंशन कर दिए। बॉडी ऑफ द आंसर में आप बताएंगे कि बॉर्डर मैनेजमेंट है क्या और क्यों इंपेरेटिव है इंडिया के लिए। पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे हर एक नेबर के साथ पोरस बॉर्डर्स हैं जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं। वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, नक्सलिज्म। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे इंटरनल स्टेट एक्टर्स हैं, इंटरनल स्टेट एक्टर्स को बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर्स काफी शेयर मिलती है, काफी सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द नॉन स्टेट एक्टर्स सिटिंग अक्रॉस द कंट्री। देन इरिटेंट्स या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस क्या आते हैं जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर्स की? क्या क्या काम करे गए हैं BADP और BIM के स्कीम के जरिए? एंड देन कंक्लूजन में आपने ये बात जरूर लिखनी है कि बॉर्डर मैनेजमेंट इज जस्ट नॉट अबाउट गार्डिंग बॉर्डर्स। बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही होलिस्टिक कंसेप्ट है। और बॉर्डर मैनेजमेंट में, ये मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया, इंटरनल सिक्योरिटी के जो लेक्चर्स होते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के, जिन बच्चों ने लगाई है क्लास उनको याद होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट इज अबाउट पीपल, यानी कि द बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज प्लस टेक्नोलॉजी लाइक द CIBMS एंड द प्रोसेसेस। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ऑल इनकम्पासिंग टास्क है जहां पे बॉर्डर गार्डिंग प्लस बॉर्डर डेवलपमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिमेंबर, इट इज बॉर्डर guarding plus border development. You need to have avenues, you need to develop avenues for the border population. At the end of the day, you just don't need to have militarized borders. You need to have borders which are safe and secure, and also areas which are conducive for economic activity to prosper, areas which are conducive for tourism to prosper, areas which are conducive for job creation to prosper. We have a lot of youngsters living across the border areas from Kashmir to Punjab to Northeast, and they need employment. So therefore, border guarding and border militarization cannot be the only approach when we are talking about border management. So issues at India China border क्या आते हैं जी? स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, एक तरफ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, उस तरह से इंडिया का कोई कंपटीशन तो नहीं है चाइना के साथ अपनी तरफ से, लेकिन इंडिया की गुडविल और इंडिया का जो लेवरेज रहा है साउथ एशिया में बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर, बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, दैट हैज been a bone of contention for China because China has been trying to increase its political and economic and even cultural influence from the last 25-30 years. Then military build-up. Now we all know, about the Galwan Valley clashes which happened back in 2020, the regular incursions done by the Chinese army in the Arunachal sector, and the regular boundary disputes happening between India and China because China is not ready to sit and talk with us. China is not ready to sit and engage with us. China has a different perception of LAC. India has a different perception of LAC. When it comes to issues at India-Pakistan border, again, Kashmir issue, terrorism, drug infiltration, thanks to the porosity of India-Pakistan border, all these issues have been very rampant and emerging from the last 75-78 years. Now, when you talk about BADP and BIM, तो BADP यानी कि BADP का मकसद क्या है? टू एनहांस द सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज। तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं अंडर द BADP वो फोकस करते हैं हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो ये एफर्ट्स क्यों किए जा रहे हैं? ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि जो लिविंग कंडीशंस हैं उसको बेहतर किया जा सके और माइग्रेशन को रिड्यूस किया जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि BADP प्रोग्राम कोई नया नहीं है। BADP प्रोग्राम को बहुत अग्रेसिवली परस्यू किया गया था बैक इन द 1980s जब पंजाब में और कश्मीर में इंसर्जेंसी काफी रैम्पेंट थी। नाउ फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, BADP ने फंड करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड रोड कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज। बिकॉज जो हमारे एनिमी नेशंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो चाइना हो, वो बॉर्डर कम्युनिटी को लेयर करने के लिए, सेड्यूस करने के लिए अपने साइड ऑफ द बॉर्डर पे काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि जो हमारे साइड की जो बॉर्डर कम्युनिटी है वो लेयर और सेड्यूस फील करके उनकी तरफ जाने की कोशिश करे। एंड देयरफॉर पाकिस्तान और चाइना हमारी आबादी को, हमारी टेरिटरी को अपना लेजिटिमाइज कहला सकें जस्ट बिकॉज कि वो हमारी आबादी के लोगों को डेवलपमेंट का झांसा दिखा रहे हैं। देन जो BIM स्कीम है, BIM स्कीम में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और एडवांस सर्विलेंस सिस्टम पे एम्फसाइज किया जाता है। तो जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कीम है इसमें ऑल इनकम्पासिंगली केवल और केवल फिजिकल इंफ्रा पे यहां पे एम्फसाइज किया जा रहा है। अभी 24/7 ऑल वेदर कनेक्टिविटी सेला टनल ओपन किया गया था जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है तवांग से तेजपुर। तो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड जैसे कि जोजिला टनल है या सेला टनल है,
सो जिला जो कि लद्दाख में है, सेला टनल जो कि अरुणाचल में है, इसको बनाने में इस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं है। और बिकॉज ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी टू द रिमोट मिलिट्री आउटपोस्ट काफी बेहतर होगा, विच विल ऑफ कोर्स हेल्प इन क्विक मिलिट्री मोबिलाइजेशन एज वेल। So modern fencing, watch towers and the deployment of drones for border surveillance, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ द BIM स्कीम। लास्ट क्वेश्चन जो कि इंटरनल सिक्योरिटी में रहा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया और इनक्रिप्टिंग मैसेज सर्विसेज, यानी कि आपका जैसे व्हाट्सएप है, इनक्रिप्टिंग मैसेज सर्विस है, ये एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज पोर्ट्रे करता है। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट से हम अग्री कर सकते हैं, व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट वेरियस लेवल्स टू एड्रेस द सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ सोशल मीडिया and also suggest any other remedies to address the problems। तो यानी कि यहां पे आप एक तो इन्फॉर्म्ड तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं और क्या मेजर्स आपके हिसाब से अडॉप्ट करे जा सकते हैं। तो क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा? सोशल मीडिया अ पोटेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ जेन ज़ी, इन द हैंड्स ऑफ यंगस्टर्स। इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे। बॉडी में हाउ डज सोशल मीडिया poses a security challenge in these polarized times। And number 2, measures adopted to address the security implications of social media। यहां पे IT Act 2000 के प्रोविजन मेंशन करने जरूरी हैं। कंक्लूजन में आपके सजेशंस क्या हैं टू कर्ब द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। कम्युनिटी आउटरीच की बात करेंगे और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स विद यंगस्टर्स की बात करेंगे ना। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स की बात करें तो एक तो IT रूल्स 2021 जो आपके सोशल मीडिया गाइडलाइंस इंटरमीडिएट रूल्स हैं, इंटरमीडियरी जो आपके इंटरमीडियरी गाइडलाइंस हैं, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं एक्स या इंस्टाग्राम, ये क्या है? इंटरमीडियरीज हैं जो कि डेटा होस्ट कर रहे हैं, जो कि कंटेंट होस्ट कर रहे हैं। सो देयर लाइक दीज थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जहां पे लोग डेटा अपना डाल रहे हैं, आप अपना डेटा डाल रहे हैं, आप पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, मैं पिक्चर पोस्ट कर रहा हूं, आप कोई भी पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो एक्स है, अगर उसको ऐसा कोई विट्रियोलिक या कोई ऐसा कंटेंट दिखाई दे रहा है जो कि जनरेट किया गया है विद द इंटेंशन टू प्रमोट और इंसाइट वायलेंस, तो वो सोशल मीडिया कंपनी के पास राइट है कि वो उस कंटेंट को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। तो कोई राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लिबर्टी नहीं आएगा। Then cyber security framework CERT in Computer Emergency Response Team India, that is a very important institution under our quick and proactive response in case of cyber security related incidents। Then fake news और ऐसे fake disinformation campaigns को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली मीडिया चैनल्स को फैक्ट चेक यूनिट्स बनाने के लिए कहा गया है। वी ऑलरेडी हैव अ फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द PIB वेबसाइट आप बहुत फॉलो करते हैं अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं। देन नेशनल NCRB और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कोलैबोरेट कर रहे हैं और लेवरेज कर रहे हैं टुवर्ड्स एडवांस सर्विलेंस टूल्स एंड डिजिटल इंटेलिजेंस। एंड देन लास्टली बट नॉट द लीस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। तो ये 5 क्विक पॉइंट्स हैं, इनको ऑफ कोर्स आप एलैबोरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजर्स अडॉप्टेड टू एड्रेस द सोशल मीडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड देन आपकी तरफ से सजेशंस क्या हो सकते हैं? सजेशंस हो सकते हैं कि सर एंड टू एंड इंक्रिप्शन रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज को थोड़ा स्ट्रिक्टर बनाया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन योर फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है? And then you have increased investments in cyber security infrastructure. We need a trained digital army. That is something which we have been talking about from a long time. We don't have sufficient trained manpower when it comes to dealing with cyber terrorism is concerned. And last but not the least is international collaboration in terms of addressing these social media security challenges. So this was a quick discussion of the 4 questions जो कि आए गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन वैल्यूबल लगी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्डर पॉइंट्स आपको मिले होंगे, और यदि आप अगले साल अपना मेंस देंगे तो आपके लिए ये डिस्कशन बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड है, बहुत फ्रूटफुल है। और जिन बच्चों ने मेंस का पेपर दिया है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो रिसेंटली यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ, उसमें साइंस एंड टेक के क्या क्या क्वेश्चन आए और उनको कैसे सॉल्व कर सकते थे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है 150 वर्ड के अंदर और 10 मार्क्स।
अब देखो यूपीएससी के अंदर क्या चेंज आया रिसेंट टाइम के अंदर। पहले क्या था कि अभी इनफैक्ट रिसेंट टाइम में ये हुआ भी कि बहुत से ऐसे आगे लोग के जो ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना ही कर लो इंट्रो और ये और उसमें सारा कुछ आप निपटा देना पेपर में। यूपीएससी उनको निपटाने में तुरा हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि यूपीएससी अब बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे हमारी ग्रेजुएशन के अंदर आते थे तो आप बहुत ज़्यादा उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना। ऐसा क्वेश्चन साइंस एंड टेक के अंदर तो स्पेशली जो है बहुत ही मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पार्ट पूछ लिए, है ना। 2.5 मार्क्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पे हमारे पास कोई जनरल चीज़ लिखने का मतलब स्कोप ही नहीं है। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज। RFID हमें पता है, फास्टैग सिस्टम जो अपना चलता है। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये सेकंड पार्ट हो गया। व्हाट आर प्रपोज चेंजेस, ये थर्ड पार्ट हो गया। वुड दिस ट्रांजिशन कैरी पोटेंशियल हैजर्ड, 4 पार्ट। हमें नहीं पता कि मतलब एग्जैक्टली कैसे इनको मार्क्स इन्होंने डिवाइड किए, लेकिन उन्होंने इतने बताए हैं और 4 पार्ट यहाँ पे हैं। तो 4 पार्ट्स को आपको आंसर करना है। तो इनफैक्ट हम अगर बात करें तो इसको हमने RFID सिस्टम, फास्टैग, ये सारा कुछ किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। यूट्यूब पे पढ़ा है और पेड कोर्सेज के अंदर भी है। ओके, सो ये तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो टोल कलेक्शन सिस्टम है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर आपने देखा गाड़ी लेके जाते हैं, फास्टैग जो है उसको स्कैन करता है, देन वो पूरा प्रोसीजर होता है। अब ये पैसिव होती है क्योंकि अपना जो फास्टैग है उसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। अब इसमें जो है कुछ दिक्कतें हैं, जैसे मान लो क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो भाई आपको अकाउंट अपना बैंक के साथ कनेक्ट करवाना, कुछ लोग प्राइवेसी की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि ना हो ऐसा। देन आप वहाँ पे जाते हो तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, ठीक है, वो एक इशू है, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि कोई टेक्निकल एरर आ गया, जैसे मान लो अपनी गाड़ी, आपने देखा होगा कि आपकी कोई आगे गाड़ी है, उसका या तो फास्टैग नहीं चल रहा या उसने पैसे नहीं भरे हुए उसमें, तो वो कितनी लंबी गाड़ी लाइन वो लग जाती है ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो ये सारी इश्यूज़ है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे टोल लगा है, कोई बंदा यहाँ पे रहता है, उधर से इधर आया, उसको लगता है कि मैंने तो 8-10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, मुझे पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इसके अंदर इश्यूज़ हैं। तो सेटअप कॉस्ट जो स्टार्टिंग के अंदर सेटअप करते हैं उसकी कॉस्ट भी है, ठीक है। ओवर चार्जिंग है, डिस्क्रिपेंसी है, कभी कभी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जो मतलब अभी चल रही हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ और करना चाहती है, लेकिन क्या इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? फ़ायदे भी हैं, ठीक है। उसको देखते हैं। एक तो जो टोल प्लाजा आए और जैसे ऑटोमेटिक आजकल है तो वो सीधा ट्रांजैक्शन होती है, हम कैश नहीं देते, तो कैश देते थे पहले, इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी। तो थोड़ा ठीक तो हुआ, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गई है। ऑनलाइन रिचार्ज करो और बस अपना आराम करो। देन ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंसानों को जलाया जाता है, ठीक है, और टोल को भी जलाया जाता है। मतलब एंड दोनों का यही होता है कि आप देखोगे गवर्नमेंट बंद ही नहीं करती, कंपनी लगी रहती है, पता नहीं कितने पैसे लेगी, किसी को कोई खबर नहीं, है ना। आते जाते हर किसी से ले रहे हो। और वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा रिसेंट टाइम के अंदर, या तो उनको तोड़ दिया गया या किसी ने जला दिया। लोगों ने जो लोकल वहाँ पे रहते हैं उनको लगता है कि हम तो इधर से आते हैं भाई, हम तो टोल देने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इशू है। अब इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक तो देखो, ये हम कह रहे हैं कि जीपीएस बेस्ड जो टोल कलेक्शन सिस्टम पे चलते हैं। जीपीएस बेस्ड क्या है कि जैसे मान लो ये रोड है, अब यहाँ पे सपोज करो टोल लगा, कोई बंदा यहाँ से घुसा, उसने भी लेट से 70 रुपये का वो टोल था, 70 दिए। कोई बंदा इधर से घुसा, उसने भी 70 रुपये दिए। तो दोनों 70-70 में जो है उन्होंने अपना जो है टोल दिया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब आप हाईवे पे चढ़ रहे हो तो आपको जो है, आपकी गाड़ी ये है तो यहाँ पे सैटेलाइट जो है उसको ट्रैक करेगा कि कहाँ पे है। जैसे जीपीएस, जैसे आप लोकेशन ढूंढते हो, देन आप चलते गए यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे और आगे चलते गए। अब ये जो फ्यूचर के अंदर ये वाला जो है हटा देंगे। अभी के लिए इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला हम रखेंगे, लेकिन समझो कि ये वाला अब नहीं है। अब अगर नहीं है तो यहाँ से गाड़ी गई तो लेट्स से यहाँ पे निकली, तो यहाँ पे जब हाईवे से क्रॉस करके बाहर निकली तो इस टाइम पे जो पूरी उसने ट्रैवल किया जितना रोड पे, उसके हिसाब से उसके पैसे कटेंगे। ऑनलाइन कैमरा वगैरह भी जो हाईवे पे लगेंगे, वो क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो जीपीएस भेज रहा है उसके साथ मैच करेंगे क्या, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने 70 दिए थे, अब ये वाला बंदा जो है यहाँ से गाड़ी लेके गया, ये भी इधर से निकल गया, तो ये मे बी इसका जो है जो बने वो 50 रुपये बने और इसका 70 बने, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। तो इससे क्या है कि जितना आप ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से दोगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको पता है कि मान लीजिए कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, अब जा तो रहा है वो,
अब यहाँ पे उसने क्या किया, अब इसके लिए क्या नंबर प्लेट भी आपकी चाहिए जो जिसको हम ट्रेस कर पाए, तो आपके पास नहीं है तो फिर वो क्या कर लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ बंदा कोई है नहीं जो आपको निकलने दे आगे। आप तो नंबर प्लेट खराब करके आप कहोगे भाई मैं नहीं देता पैसे, क्या कर लोगे, है ना, क्या लोकेशन ही ट्रेस हो रही है और क्या हो रहा है। या दूसरा सिस्टम है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं, आप चलते जा रहे हो, कौन रोकेगा आपको, कोई रोकेगा थोड़ी, तो चलते जा रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे हम कंट्रोल करेंगे, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, गाड़ी के अंदर एक जो है ऑन बोर्ड यूनिट लगाया जाएगा। ये कंपनी भी मे भी आने वाली गाड़ियों में लगा सकती है या बाहर से हमें लगवाना पड़ेगा। जीपीएस जीएनएसएस बेस्ड ये रहेगा। गवर्नमेंट ने बोला हम जीपीएस को नहीं लेंगे, हम गगन बेस्ड लेंगे, तो ताकि सिक्योरिटी बढ़े। कैमरा लगेंगे, पेमेंट प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली होगी। अब ऑपरेशनल कॉस्ट है, देखो इतने हाईवेज हैं इंडिया के अंदर, तो क्या क्या करोगे, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है स्टार्टिंग के अंदर, एक तो ये एडवांटेज है ही है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि इतने हाईवे हैं, फिर आप क्या क्या कहाँ पे लगाओगे, है ना। चलो फिर आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्मूथर ट्रैफिक फ्लो रहेगा इसमें तो टॉल वगैरह बीच में नहीं है जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। फास्टर कम्यूट्स है, तेजी से चलेंगे, फेयर बिलिंग है, ठीक है, जितना आप चलोगे उसके। इम्पैक्ट ऑन टोल रेवेन्यू, यहाँ पे जो है टोल बढ़ेगा, लेकिन मतलब गवर्नमेंट का पैसा बढ़ेगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि मान लो यहाँ से कोई बंदा घुसा इसमें और यहाँ से घुसा, दोनों ने 70-70 दिए ठीक है। अब हमने जो जीपीएस बेस्ड वो लगा के देखा कि इधर से कोई घुसा तो उसने भी 70 दिए पूरा रोड, जो ये वाला बंदा था उसने 50। तो पहले केस में 140 बन रहे थे, दूसरे में 120, ठीक है। एक्चुअल के अंदर कम मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ रही है। क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि मतलब कि ये वाला जो 70 है जो है, हम बंदे ने पूरा ट्रैवल किया वो कम है, ठीक है, वो 100 देगा, ये नहीं हमें कुछ भी पता कि क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है, मतलब कुछ ना कुछ हमारा हाथ से जाने वाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, देखो इतनी ज़्यादा डाइवर्स जो रोड्स हैं और व्हीकल इतने, आप नंबर प्लेट कैसे लगाओगे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है वो ऐसा हुआ कि भाई मैं नहीं देता, क्या कर लोगे, तो फिर वहाँ कोई बंदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। कोई बैरियर नहीं है जो आपको कोई अगर मान लो कंप्लाइंट ही नहीं कर रहा, उसकी कंप्लेन कौन करेगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो है उसको लेके आना पड़ेगा, और वो भी एक लार्ज स्केल के ऊपर दोबारा फिर लगानी पड़ेगी। अभी सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाइए, फिर ये लगा लो, तो ये नंबर प्लेट ही लगाते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली सिस्टम जो गवर्नमेंट है, तो उसके चैलेंजेस भी हैं, बेनिफिट भी, हमने सब कुछ ही कर लिया है इनफैक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो अगेन, जो हम प्री के अंदर पढ़ रहे हैं, प्री के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, RFID सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन हम सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये प्री का माल है। अब यहाँ पे भी एस्ट्रॉइड क्या है, प्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी ने वही पूछा है लास्ट ईयर भी, अगर आप देखोगे तो चंद्रयान 3, देन वैक्सीन, तो ये प्री के क्वेश्चन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, है ना, तो ये क्या है, प्री के क्वेश्चन जो टॉपिक है उन्हीं के बेस के ऊपर, मतलब थोड़ा सा स्टैटिक ही रहा है। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। हाउ रियल इज थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ एक्सटेंट हो जाएगी। व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच कैटास्ट्रॉफ। तो यहाँ पे पहले तो क्या एस्ट्रॉइड, क्योंकि ये न्यूज़ में है ना, ये न्यूज़ में राइट, हम तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, हम 2 साल से करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, डार्ट सिस्टम, एस्ट्रॉइड का क्या खतरा है, कैसे पता चलेगा कौन सा एस्ट्रॉइड खतरा है हमारे लिए, ठीक है। तो वो पोटेंशियल थ्रेट के लिए एनालिसिस करना, जो नासा इसमें काम कर रहा है उसके ऊपर काम करना, और इसरो ने क्या किया, तो वही चीज़ पूछी गई है। यहाँ पे बस एक लाइन जोड़ी है कि एक्सटेंशन के लाइफ को एक्सटेंड हो जाएगी, बाकी सारा वैसे ही है, ठीक है। मतलब ये लास्ट ईयर भी आता तब भी हमने करवाया था, उससे पहले भी आता तब भी करवाया था, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो ये यूट्यूब पे भी पढ़ा है और कोर्सेज के अंदर भी पढ़ा है, तो सारा सिस्टम ओके। एस्ट्रॉइड क्या है, बेसिकली एस्ट्रॉइड रॉकी ऑब्जेक्ट्स है जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर घूमते हैं, ठीक है। ये तो चलो सिंपल बात है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल की है, यहाँ पे दी है आपको, कि जैसे मान लो आपको एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है, मतलब हम ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो चलो इम्पैक्ट पड़ता है कि एस्ट्रॉइड है, अगर उसको मीटोराइट ही बोलते हैं, जब अर्थ के ऊपर आ जाता है तो ऐसे गिरेगा तो इम्पैक्ट होगा। जैसे मान लो डायनासोर के टाइम पे हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन क्या उसके बाद लाइफ नहीं रही, ठीक है। हम और ज़्यादा खतरनाक बंदे डायनासोर से भी आगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखें तो ईस्टर्न रशिया पे गिरा था, ये थोड़ा सा ऊपर ही 30 किलोमीटर के आसपास ही पहले से ही मतलब बर्नआउट हो गया था और काफ़ी स्लो था, तो यहाँ पे भी कुछ लोग इंजर्ड हुए। इसके अलावा यहाँ पे साइबेरिया के अंदर भी यही हुआ। तो यहाँ पे आपने ये जब एग्जांपल दे दी तो आपने बोला कि ठीक है पास्ट के अंदर भी पहले तो भाई ऐसा काम हो चुका है, लेकिन उससे कि पूरी की पूरी लाइफ एक्सटिंक्शन नहीं हुई, ठीक है। अब लाइफ के अंदर ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, डायनासोर की बात करें तो क्या सिर्फ डायनासोर की, ये नहीं बोला है ना। सो थ्रेट है, बिल्कुल है, लेकिन
एक्सटेंशन ऑफ लाइफ हो जाएगी। अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा एनालिसिस नहीं है कि जो बिल्कुल आने वाला टाइम है उसके अंदर ऐसा कोई हमें एस्ट्रॉयड दिखता हो जो पूरी अर्थ को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। थ्रेट तो है, लेकिन ये मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम वाली बात अभी हमें नज़र नहीं आ रही। एफर्ट की बात करें तो एफर्ट एस्ट्रॉयड कोलिजन विद अर्थ, तो नासा का डार्ट सिस्टम हमने किया है। ठीक है, डार्ट के अंदर यही तो करवाते हैं हम कि एस्ट्रॉयड है, स्ट्राइक करेंगे और उसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा है डार्ट सिस्टम, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसकी पूरी वीडियो, वहाँ पे इमेजेस वगैरह भी है। ठीक है जी, अब इसरो भी यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे अभी जो एक एस्ट्रॉयड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है 2029 के अंदर अर्थ के आसपास आएगा एपोफिस। तो इसरो कह रहा है हम भी जब 29 में पास आएगा हम भी उसको स्टडी करेंगे। तो मतलब हम भी बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें मेजर नासा है, जाक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये सारी कुछ एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। देन वर्ल्ड इज फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। वाटर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पूछी गई है। यहाँ पे 15 मार्क्स 250 वर्ड का हमने लिखना है। ब्रीफली एनी थ्री, मतलब एनी थ्री, फिर यहाँ पे आप रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस के ऊपर टेक्नोलॉजीज भी आप शेयर कर सकते हो, जो मर्जी। मतलब मैंने 3 ऐसे रैंडम निकाल ली, बाकी हमने की हुई हैं, तो मैंने कहा कि ऐसी करते हैं जो हम बहुत ज़्यादा नहीं। देखो यूपीएससी प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पे ये आपको एक स्लाइड दिखाई थी। ये स्लाइड क्या है, करंट अफेयर की है। तो करंट अफेयर के अंदर बेसिकली डाउन टू अर्थ के अंदर एक आर्टिकल था। ठीक है, जो पानी में से इम्प्योरिटी निकालते हैं उनके टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो ये प्री के अंदर भी ऐसा ही है, यहाँ पे मेंस में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी रिसेंटली जो है प्री के अंदर हमने बात की थी। ठीक है, पहली टेक्नोलॉजी हम ले लेते हैं, चलो डीसैलिनेशन ले लेते हैं, कि मतलब सी वाटर है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को हमने फ्रेश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर, नीचे क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है ओशियन के अंदर, ऊपर क्या है जो टेम्परेचर है वो हाई है, लेकिन इतना हाई नहीं होता स्टीम हो जाए। तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसमें एनर्जी जाएगी। हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देन हम जो है स्टीम बनती है। ठीक है, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और ये स्टीम बन के फ्रेश वाटर भी आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट भी आ जाता है, तीनों काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है OTEC टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी है लक्षद्वीप के अंदर भी कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पानी अबंडेंट है, तो मतलब यहाँ पे ग्राउंड वाटर के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। सी है ना, कितना सलाइन वाटर है, तो वाटर सप्लाई अच्छी है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। हमने नया वाटर सोर्स लिया है, तो ये भी बढ़िया है। लेकिन एनर्जी कंजप्शन इसके अंदर तब भी जाती है काफ़ी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। अब जो समुद्र के आसपास होगा उसी के पास होगी, दूसरे के पास तो होगी नहीं। तो ये इसमें कुछ मेरिट डिमेरिट है। सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन, ये भी सोलर पावर है, तो मतलब ग्रीन एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरिट क्या है, मेरिट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर हो जाएगी, है ना। कोई अपने आप घर के आसपास जहाँ पे भी आपने लगवाना है, सोलर पावर्ड है, तो यहाँ पे सन आता है, उसके हिसाब से लगा लो। अगेन यहाँ पे देखोगे तो सन आता है। सन का मतलब क्या है कि एक लिमिटेड एरिया जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, दूसरों कम, जैसे OSC के केस में था। तो यहाँ पे भी देखोगे डीमेरिट क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, और नॉन सनी डे के अंदर फिर क्या करोगे, है ना। तो ये एक यहाँ पे भी दिक्कत है। देन फॉग कैचर है, कुछ कंट्री यहाँ पे इसके अंदर मोरक्को वगैरह, वो भी क्या कर रहे हैं, फॉग को मतलब फॉग को कलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली उसका पानी यूज़ कर रहे हैं। ये भी टेक्नोलॉजी एक अच्छी है, लेकिन सिंपल टेक्नोलॉजी है, मेरिट इसकी यही है, चीप है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव टेक्नोलॉजी, कोई एनर्जी इसके अंदर यूज़ नहीं होनी, बस हमने कलेक्टर लगाना है। दिक्कत क्या है कि देखो यहाँ पे फॉग होगी ज़रा, वहाँ पे आप जो है लगा पाओगे, तो ये क्लाइमेटोलॉजिकल एंड टोपोग्राफी कंडीशंस के हिसाब से चलेगी। दूसरा है कि अगर आप दूर हो, ठीक है, और फिर आप ऐसा नहीं हो सकता है पाइपिंग सिस्टम डाल के उसको फॉग के कलेक्ट करके उसको लेके आओ, फिर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और ये कोई ऐसा मज़ा, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए फॉग ज़्यादा रहती है, देन दोबारा उसके बाद पाइप क्या होगा, पाइप होगा, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो मतलब इसके अंदर आप भी और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आएगा। सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्री के अंदर जो पढ़ा है उसी के हिसाब से आगे, कोई बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज़ नहीं था यूपीएससी की तरफ से। लास्ट ईयर भी उन्होंने स्टैटिक पूछे थे, इस साल भी, और मैं ये कहता हूँ कि आप जो थोड़ा सा स्टैटिक हो ही जाओ, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी स्पेसिफिक चीज़ पूछता है, क्योंकि उनको पता है कि इनको थोड़ी बहुत जो इंट्रो और कंक्लूजन रटा के कोई भी आंसर को एवरेज करके लिख देंगे, लेकिन वो एवरेज वाला अब पूछ कम रहे हैं। तो ये इसलिए एक पहले सिग्नल होता है। कोई ऐसा दिन भी आएगा कि पूरे स्टैटिक हो गए, फिर आप देखोगे कि क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।
So now we will continue with the environment and DM part of the GS3 paper. If we look at the total number of the questions, we have 4 questions, 2 each from environment and 2 from DM. और टोटल मार्क्स की बात करें तो इन्वायरमेंट में से 20 मार्क्स का आया है 10 ईच एंड डीएम में से 30 मार्क्स का आया है 15 ईच. सो टोटल मार्क्स इज 50 आउट ऑफ 250 विच इज़ डिसेंट. एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है ये. Now if we look at the questions, so we had one question of the environment from industrial pollution of the rivers on predictable lines. The other question was role of e-NGOs and activists in EIA. अब हम EIA को separately पढ़ते हैं और हम रोल ऑफ e-NGOs और एक्टिविस्ट का separately scattered way में पढ़ते हैं. The idea was to combine them. Might have been a little difficult if you are attempting that in the examination hall. So that was one question जो थोड़ा difficult था out of the 20 of environment. Now looking at the DM, one question was on disaster resilience and Sendai framework. Sendai framework हम काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं but students tend to ignore it because वो static में इसको गिनते हैं and according to them मेंस में static का रोल कम है. Again यही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, स्टैटिक कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राइट. सो यू हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक. एंड द अदर क्वेश्चन वाज ऑन फ्लड्स, अगेन ऑन द प्रेडिक्टेबल लाइंस. प्रीवियसली हमने अर्बन फ्लड्स और फ्लड्स पे भी क्वेश्चंस देखे हैं और इस साल फ्लड्स पे था. तो डीएम वाज doable. Environment में one question on e-NGOs and activists might have caused certain issues, but even I think वो भी doable था. 10 मार्क का था. कुछ तो आप उसमें भी लिखकर आ ही सकते थे अगर आपने decent तैयारी की है. Now if we have to look at the major takeaways, one thing that I want to tell you all, that if you look at the questions of environment and of DM, you will realize that PYQs play a very important role. For instance, this question on industrial pollution of river. So that is based on river pollution. So we had 2 questions prior to 2024 जहाँ पर river pollution के बारे में बात हुई है. So जैसे नमामि गंगे के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, which इज़ अगेन उसमें आप रिवर पोल्यूशन के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट लिखोगे, उसको काफ़ी प्रिपेयर भी करोगे. एंड एक क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल डिस्कस द स्ट्रैटेजीज विच मे बी अडॉप्टेड फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सो रिवर पोल्यूशन एक रिपीटेड थीम है, especially in context of river Ganga, but otherwise also you have to prepare it nicely because you have to write PYQs, all the PYQs 2013 onwards, you have to write them. Then you have to focus on the static part. And again, repeating कि आप बहुत ज़्यादा information grasp करने पे निकल जाते हैं. But if you have done your PYQs and you have written all the PYQs and you know your basics, this paper is definitely doable and you might end up getting good marks only, right? So if we look at the question is industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard. तो introduction में आप इस पे elaborate कर सकते हो कि जो industrial pollution of river water है वो किस forms में होती है और उसका क्या environmental impact है. Then you can write the mitigation measures and finally you can write the government's initiatives and conclude. 10 मार्कर है तो यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. अब अगर हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है. इट कैन बी वाया हेवी मेटल्स, राइट, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी. इट कैन बी वाया पेस्टिसाइड्स. इट कैन बी प्लास्टिक्स. इट कैन बी थर्मल पोल्यूशन इफ इट इज नियर अ फैक्ट्री, लेट्स से थर्मल पावर प्लांट ऑल्सो. सो इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. एंड इफ वी हैव टू राइट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, you can actually write depletion of oxygen, eutrophication, thermal pollution, it might lead to thermal shock, right? So different organisms पे different impacts होंगे, but you can generalize the impacts in this way.
So that could be your introduction. It can also be in the form of a table, like you're writing different types of pollution and then you're writing the impacts, the varied environmental impacts. क्योंकि environmental ही पूछे हैं तो हम environmental पे ही focus करेंगे. Then अगर हम mitigation measures की बात करें तो mitigation measures में हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं. अब ये PYQ से मैंने लिया है. You can actually talk about stricter industrial regulation. You can have sewage treatment plants being functional, having more sewage treatment plants or effluent treatment plants. You can also take care of riverbank management, public awareness campaigns and so on and so forth. And then government क्या क्या कर रही है? So you have to write about National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems, है ना, जो कि पहले लेक्स के लिए अलग था, NRCP अलग था, अब कंबाइन हो गया है. अमृत के बारे में बात कर सकते हो आप. लेजिस्लेशंस लाइक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जिसके तहत ETPs और STPs बनाने की बात होती है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जीरो लिक्विड डिस्चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है. So you can write all about this in detail and finally you can conclude. And you can also write about Namami Gange because that specifically focuses on river Ganga and it is a holistic program, but definitely you can write, right? Then the next question is, what role do NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects in India? Cite 4 examples with all the important details. Now, firstly, you have to understand in the introduction, you can write about EIA, the process of EIA. And then the body can be what role do these NGOs and activists play. Obviously, right from generating awareness to mobilizing them, okay, to making them aware about their rights. All of this is the important role that they play. And then you can also write about the various steps of EIA and क्या role हर एक step पे वो NGOs play करते हैं in that processes of the EIA. If you want to go a little deeper. Because you have to write that and then you have to cite 4 examples and finally you have to conclude. अब जब हम examples की बात करते हैं तो बहुत सारे examples हैं, but यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो गोदावर्मन थिरुमलपड़ है, जिसकी वजह से legislations alter हुई, right? Then चिपकू मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगाना. So these 2 are activist and then वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड जो ओडिशा वाला केस था, नियमगिरी हिल्स, ठीक है, जहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग रोक की गई. वहाँ पे सर्वाइवल इंटरनेशनल करके एक NGO है जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. देन लवासा टाउनशिप प्रोजेक्ट इन पुणे विच वॉज अगेन स्टॉल्ड. तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टॉल हुए और ये जो पॉजिटिव चेंज आया इन द लेजिस्लेशंस, इट्स ऑल थैंक्स टू दीज NGOs एंड एक्टिविस्ट्स. तो उसको आप इलैबोरेटली लिख सकते हो, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस. तो अगर आप एक्टिव हो तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि हम डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है, प्रिपेयर होना डिजास्टर्स के लिए, रेजिलियंस बिल्ड करना. जैसे इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली रोल प्ले करता है CDRI में, तो आप उसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो. यू कैन राइट अबाउट व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस एंड यू कैन कोट अबाउट CDRI एंड द रोल ऑफ इंडिया इन दैट, राइट? वो आप लिख सकते हो. फिर इसको डिटरमाइन कैसे करना है, देयर आर वेरियस स्टेप्स, ठीक है. फिर एलिमेंट्स की बात करें तो अगर आपको बेसिक एलिमेंट्स नहीं भी पता, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है. मतलब जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, प्री डिज़ास्टर, पोस्ट डिज़ास्टर, तो हर एक लेवल पर यू हैव टू राइट अबाउट द फ्रेमवर्क. तो उसमें आप प्रिपेयर्डनेस कैसे कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद रिकवरी कैसे कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट. तो जो प्रॉपर DMC है ना, उसके वेरियस पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पर. एंड देन जो सेकंड पार्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स, तो वो तो बहुत ही स्पेसिफिक है. आप सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में लिखिए एंड देन द टारगेट्स, द 7 टारगेट्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द 4 गोल्स, ठीक है. तो ये हमारे पास 7 टारगेट्स है. इफ़ यू न्यू यू न्यू, इफ़ यू डिडंट यू डिडंट, ठीक है. तो ये थोड़ा आप लगा लीजिए स्टैटिक पार्ट था. बट हाँ, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा वो है कि इसमें आपने हर एक पार्ट आंसर करना है. सो मोर देन स्ट्रक्चर, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टिक्ड मार्क एवरी पार्ट और नॉट. Right, so you write about disaster resilience का definition, you can write about role of CDRI in this, then you write the various elements of resilience framework. So if you don't know the various frameworks, you can just write the DMC, the disaster management cycle, pre-disaster and post-disaster, and finally the Sendai framework.
because if you talk about this Sendai framework, it also talks about identifying the risk and then reducing the disaster risk or building the resilience. ठीक है, और ये वॉलेंट्री है और ये इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड यू हैव टू बिल्ड इट अंटिल 2030, 15 ईयर का हॉराइजन है. एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फ्लडिंग. अब ना जैसे हमें ना हमेशा क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लड्स पे क्वेश्चन आया, अर्बन फ्लड्स पे क्वेश्चन आया, ये थीम है. तो यहाँ पर भी वही है, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर. तो आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो कि कैसे अर्बन फ्लड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ ओनली एक्सरबेटिंग दिस इशू, राइट. तो इंट्रोडक्शन में आप वो लिख सकते हो. Then you have to write the causes of urban floods. Then you have to write 2 important urban floods that have been witnessed या जिनके बारे में आपको पता है. ठीक है, you can write about Chennai, you can write about Tripura, you can write about Bihar, you can write about Assam, या different examples जिसके बारे में भी आप डिस्कस करना चाहते हो, जो भी आपको पता है. So causes, then the examples, and then the policies and frameworks जो इंडिया कर रहा है in tackling such floods. ठीक है, सो नेचुरल कॉजेज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. एंड देन द गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है, वो आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो लाइक आई सेड, फ्लड्स एंड अर्बन फ्लड्स हैज़ बीन अ थीम फॉर यूपीएससी और वही रिपीट हुआ है. और इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, GS 1 और 3 के क्वेश्चन भी इंटरचेंज होते हैं. जैसे 2022 में मैंने पहले भी बताया कि क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चन आया था in GS 3 and this year it is in GS 1. So they repeat, right? So that was regarding the part of environment and DM of GS 3. Thank you.